हेलो स्टूडेंट्स, सीडीएस में अब एक और नया ट्रेंड आ गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन पूछने का। तो सीडीएस सेकेंड वाले में 2019 में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आए थे और 2020 फेब में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आए हैं। तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ओके, तो फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वैसे सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो फिर फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? फ्रेज में आपका कभी भी वर्ब नहीं होगा। एक नॉर्मल जो सेंटेंस होता है जिसको हम प्रॉपर एक सेंटेंस कहते हैं, उसमें आपका सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और फिर फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा, जो भी है, इसको हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क डाल दो, आप एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल दो, मतलब कोई ना कोई आपका पंचुएशन मार्क आएगा। और ये जो वर्ब होगा, ये ऐसा वर्ब होगा जिसको आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे, टाइम एंड नंबर के अकॉर्डिंग, ऐसा वर्ब। अब सपोज मैंने लिख दिया ही गोइंग, ये कोई सेंटेंस ही नहीं है। रीजन क्या है? रीजन इसमें सब्जेक्ट है मगर एक ऐसा वर्ब नहीं है जिसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। गोइंग V4 है, V1 प्लस ING, जिसका कोई टाइम और नंबर नहीं होता है। अब ये सेंटेंस हुआ जब मैंने लिख दिया ही इज गोइंग। तो सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, और ऐसा वर्ब जिसको आप सब्जेक्ट के टाइम एंड नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, जिसको आपने सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट लेवल 1 में पढ़ा है। यूट्यूब में भी इसका वीडियो अपलोडेड है। ओके, वो वाला पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंस क्या है। इनफैक्ट यूट्यूब में ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देखोगे तो उसमें भी आप देखना ग्रामर इंट्रोडक्शन फिर सेंटेंस है, नेक्स्ट वीडियो सेंटेंस का है, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस क्या है। तो फिर फ्रेज क्या है? फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कोई भी वर्ब नहीं होता, ऐसा वर्ब जिसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, यानी ट्रू वर्ब आपका नहीं होगा फ्रेज में। अब जैसे मैंने लिखा वंस इन अ ब्लू मून, कहाँ पर है वर्ब? सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको हम फ्रेज कहेंगे। रनिंग वाटर, टॉम एंड हैरी, ये सारे फ्रेजेस हैं। ओके, जिसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिर सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द टास्क, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मगर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। अब जैसे देखिए, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, तो ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। और ये सेट V2 है जिसका टाइम होता है, जिसको हम ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं। अब सेंटेंस के टाइप्स क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। एक सिंपल सेंटेंस है। ये सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता है, मगर सेंटेंस है, इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब है, मगर इसमें कोई कंजंक्शन नहीं होगा। ओके, अब जैसे मैंने लिखा द हॉर्सेस वॉक्ड। अब हॉर्सेस वॉक्ड में सब्जेक्ट है द हॉर्सेस और वॉक्ड है वर्ब, मगर कोई कंजंक्शन दिख रहा है? कंजंक्शन मतलब एंड है, दैट है, बिकॉज है, इफ है, अनलेस है, कुछ भी नहीं है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट डू नॉट हैव एनी कंजंक्शन। द लार्ज हॉर्सेस वॉक्ड स्लोली। अब इसमें द लार्ज हॉर्सेस सब्जेक्ट है, थोड़ा बड़ा हो गया सब्जेक्ट, और वॉक्ड वर्ब है। फिर है द लार्ज हॉर्सेस विथ लॉन्ग टेल वॉक्ड स्लोली ओवर द ब्रिज। सेंटेंस लंबा होता जा रहा है मगर कंजंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। द लार्ज हॉर्सेस विथ लॉन्ग टेल, ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया, इसमें विद अ लॉन्ग टेल होना चाहिए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। वॉक्ड क्या है? वर्ब। तो ये एक सेंटेंस है जो कि सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कंजंक्शन नहीं है। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कंजंक्शन होते हैं। अब कौन से कंजंक्शन? ये सारे कंजंक्शन होते हैं। अगर आपको ये सारे कंजंक्शन दिख जाते हैं तो इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, इसमें एक और चीज जोड़ना है, वेदर और ठीक है, ये सारे कंपाउंड सेंटेंसेस हो गए। इसका लर्निंग टेक्निक मैंने दिया है फैन बॉयज। F फॉर, इसका मतलब रीजन, A फॉर एंड, नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, येट, फैन बॉयज, और S सो दैट या सो, स्टिल, ये सारा क्या हो गया आपका? कंजंक्शन। अब आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको सेंटेंस दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये है, ओके। और कोरिलेटिव कंजंक्शन जो पेयर में आते हैं, तो पेयर में ये वाला है, बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और। तो जो पेयर में आएंगे वो कोरिलेटिव कंजंक्शन, और जो इस तरह से फैन बॉयज वाला है वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जिस किसी सेंटेंस में आपको बट दिखता है तो समझ जाओ वो कंपाउंड सेंटेंस है, और वो बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जिस किसी सेंटेंस में आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो दिखता है तो वो सेंटेंस कंपाउंड है और इसमें कंजंक्शन कोरिलेटिव है, ओके। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? फैन बॉयज के अलावा जितने भी कंजंक्शन आपको दिखते हैं, फैन बॉयज के अलावा और बोथ एंड, ईदर ऑन, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और के अलावा आपको जितने भी कंजंक्शन दिखते हैं वो सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और अगर वो किसी सेंटेंस में रहेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, ओके। अब जैसे सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल देखो, वी वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम। इसमें कोई कंजंक्शन है नहीं है, इसीलिए सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में देखिए, ही वर्कड हार्ड एंड ही पास द एग्जाम, एंड है तो एंड फैन बॉयज में ये है, तो आपका ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और साथ में कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग आया बिकॉज, और ये सेंटेंस क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। फिर सेंटेंस को हम और तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, वो है एक डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। आपका क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाएगा कि सेंटेंस दे देगा, पूछेगा ये कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, इस तरह से। तो याद रखना, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, और ये दो तरीके का होता है, एफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस, ओके। तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स होगा, ही गोज टू स्कूल, और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्वियसली आपका नॉट होगा, ओके। ही डजंट गो टू स्कूल, ही डजंट यानी ही डज नॉट गो टू स्कूल, इसको मैं डज नॉट कर देती हूँ, और आपको फुल स्टॉप मिलेगा सेंटेंस के एंड में। फिर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा सेंटेंस के एंड में, ओके। यदि कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है या नहीं वो साफ पता चल जाता है। अगर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है, ओके। ये चीज आप ध्यान रखना, अपना दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन मार्क देख लेना। अगर नहीं है तो वो इंटरोगेटिव नहीं है, अगर है तो वो इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आपका दो तरीके से होता है फ्रेम। एक ये है कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता, जैसे कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। मगर इंटरोगेटिव सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है। या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, एम आई अ टीचर, आर यू स्टडिंग वेल। तो आपका कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है, या तो वो वर्ब से शुरू होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, और या तो वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। यदि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर आपको यस और नो में मिलता है, एम आई अ टीचर, यस आई एम अ टीचर, नो आई एम नॉट अ टीचर। और यदि आपका क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो फिर आपका स्टेटमेंट में आंसर होता है, हु आर यू, आई एम सो एंड सो, राइट। अब इसमें जो पोजीशन है सब्जेक्ट और वर्ब का है वो इन्वर्टेड होता है। अब देखिए, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और फिर वर्ब से होती है, ही गोज टू स्कूल, सबसे पहले सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया। मगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का पोजीशन उल्टा होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा इन्वर्टेड होता है। अब देखो ये वाले में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो आप देखो ये वाला उल्टा है या नहीं स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए फिर वर्ब आना चाहिए ना, मगर इसमें उल्टा है स्ट्रक्चर, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आया फिर सब्जेक्ट आया। और इसीलिए ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें फर्स्ट में क्वेश्चन वर्ड होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, वो फॉलो करता है कास्ट का स्ट्रक्चर। शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑक्सिलरी वर्ब और फिर सब्जेक्ट। हु आर यू, हाउ आर यू, क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट, कास्ट का स्ट्रक्चर। और कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब के बिना फ्रेम ही नहीं हो सकता है, ये भी याद रखना। इंपरेटिव सेंटेंस कैसा होता है? इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें जो एक्सप्रेस करता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, विश, प्रे, कर्स, कर्स का मतलब श्राप, ब्लेसिंग, ओके। ऐसा सेंटेंस यूजुअली मेन वर्ब से शुरू होता है, डू दिस वर्क एट वंस, तो हम क्या करें, ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये मेन वर्ब से शुरू हो सकता है। कुछ इंपरेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से भी शुरू हो सकता है, मे गॉड ब्लेस यू, ये ब्लेसिंग वाला सेंटेंस है। कुछ सेंटेंस आपका डोंट से शुरू हो सकता है, डोंट डिसओबे मी, तो ऐसा सेंटेंस
कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है, आप देख रहे हो। और ऐसे सेंटेंस में आपका लास्ट में या तो फुल स्टॉप रहेगा या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू में आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है, फाइन। अब जैसे रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है तो मैं अगर लिख दूं प्लीज डू एट वंस, ओके, तब भी आपका प्लीज से तो पता चल गया रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, इससे पता चल गया इंपरेटिव सेंटेंस है, मगर अभी भी सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है। आप ये मत बोलना प्लीज से शुरू हो रहा है, सेंटेंस अभी भी वर्ब से शुरू हो रहा है, ओके। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अच्छा आइडेंटिफिकेशन ये है कि लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखेगा, मगर याद रखना एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको इंपरेटिव सेंटेंस में भी दिखता है, ओके। मे गॉड ब्लेस यू, तो आप ध्यान रखोगे इस चीज का। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होता है या तो व्हाट से व्हाट अ बेबी, या तो हाउ से हाउ ब्यूटीफुल द बेबी इज। एक्सक्लेम करते हैं हम, आउट ऑफ एक्साइटमेंट कुछ बोलते हैं, या तो फिर एंड रहता है। अ हाउस वाइफ एंड फ्लीइंग फ्रॉम कुकिंग, एक घरेलू औरत और कुकिंग से भाग रही है। एक सोल्जर लड़ने से भाग रहा है, ये इस तरह का सेंटेंस होता है। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, या तो वो हाउ काइंड, हाउ स्वीट से भी शुरू हो सकता है, हाउ काइंड ऑफ हिम टू सेव मी, ओके। तो हमने अभी बात की कि फ्रेज क्या होता है, जिसमें कोई वर्ब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, बस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, और ऐसा वर्ब जिसको आप सब्जेक्ट के टाइम एंड नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हो। अब हमने टाइप पढ़ा, सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज एक तरीके का सेंटेंस होता है, इट इज अ सेंटेंस, मगर ये सेंटेंस पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। कहने का मतलब ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द टास्क एक सेंटेंस है, ओके। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, फिर यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, तो ये एक सेंटेंस है, ओके। अब इसमें एक आपको कंजंक्शन नजर आया दैट, तो दैट कंजंक्शन होने की वजह से इसके अंदर दो सेंटेंसेस है। एक सेंटेंस आपका ही सेड, दूसरा सेंटेंस है आपका ही हैड कंप्लीटेड द टास्क। तो आपका दो सेंटेंस है, यानी एक लॉन्ग सेंटेंस के अंदर आपके दो स्मॉल सेंटेंसेस है। इसको हम सेंटेंस ही कहेंगे क्योंकि एक सब्जेक्ट है और वर्ब है। ये वाला भी सेंटेंस ही है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, फाइन। तो इसमें से क्लॉज कौन सा है, इसमें क्लॉज एक ये वाला है ही सेड, क्योंकि दिस सेंटेंस इज द पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट सेंटेंस। तो क्लॉज सेंटेंस है मगर वो हिस्सा होगा एक बड़े सेंटेंस का। वैसे ही हैड कंप्लीटेड द टास्क, ये भी एक सेंटेंस है मगर ये हिस्सा है बड़े सेंटेंस का। तो याद रखना क्लॉज क्या है, क्लॉज एक सेंटेंस होता है जो कि हिस्सा होता है बड़े सेंटेंस का। अब इसमें दो क्लॉज होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। बहुत आसान है आइडेंटिफाई करने का। डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा याद रखना कंजंक्शन के बाद मिलेगा। तो कंजंक्शन क्या है, दैट, इसके बाद ही हैड कंप्लीटेड द टास्क, ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। तो हमेशा याद रखना डिपेंडेंट क्लॉज कंजंक्शन के बाद होगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा कंजंक्शन के पहले होगा। तो ये रहा इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंजंक्शन दैट है, इसके पहले ये। अब कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें कंजंक्शन से ही शुरू होता है, जैसे अब जैसे ये वाला सेंटेंस देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब इसमें कंजंक्शन से ही शुरू हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं, वही रूल अपनाओ। कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये है कंजंक्शन इफ, इसके बाद वाला सेंटेंस क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज। अब जो बचा हुआ सेंटेंस है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे एक एक करके, पहले नाउन पढ़ेंगे फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे।